Hello, Lawrence. So I hope you all are doing well. It's been a few days that you have written your exam, जो आपका क्लैट का एग्जाम था, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आप लोग ने दिया होगा. और अभी ओवर दिस वीकेंड ऑन संडे यू हैव गॉट योर एलिट कमिंग अप. सो एनएलयू दिल्ली के लिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है एलिट, इसमें भी आप लोगों की प्रिपरेशन जो होगी वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी होगी. क्योंकि अगर हम लॉ एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन की बात करें तो the ones who have been doing it since the beginning or since a decent time, so you all would be preparing for the exams in a holistic way, right? So for example, जब हम current affairs पढ़ रहे थे, तो current affairs जब हम current affairs पढ़ रहे थे क्लैट के लिए, तो वही set of जो topics होते हैं, जो issues होते हैं, they become relevant for ALET also, because you see the time frame is same. So in both these exams they are asking for past 1 years of current affairs, right? So पास्ट 1 ईयर का टाइम फ्रेम सेम है. तो देखा जाए तो एसेंशियली जो टॉपिक्स आपने क्लैट में पढ़े हुए थे वही टॉपिक एक तरीके से आपके लिए एलिट में फिर से रेलेवेंट होने वाले हैं. इट्स जस्ट दैट क्लैट एंड एलिट में थोड़ा पैटर्न का फर्क है, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए हल्का सा स्ट्रैटेजी चेंज होगा. बट ओवरऑल जो आपने हार्डवर्क क्लैट के लिए ऑलरेडी कर रखा है तो वो चीज बिल्कुल काम आने वाली है. सो ओवर द पास्ट फ्यू डेज वी हैव हैड दिस डाउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, जो कि इंडिविजुअली डाउट्स हमने ऑलरेडी रिजॉल्व कर दिए हैं. वी हैव आंसर्ड लाइक टू ऑल ऑफ यू हु हैव द डाउट्स. बट इन जनरल एग्जाम के 2-3 दिन पहले मैं आपको फिर से एक बार एक कॉमन एड्रेस में बताना चाहता हूं कि जो भी आपका टॉपिक का कवरेज है, जो भी आपके इश्यूज का कवरेज है फॉर क्लैट, वही चीज होने वाला है एलिट के लिए भी. इट्स जस्ट दैट कि अपना जो एलिट है इसमें स्टैटिक जीके थोड़ा सा ज्यादा, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ज्यादा डोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक पार्ट इन द क्लैट. तो क्लैट में प्राइमरीली इट इज करंट अफेयर्स एंड वेरी लेस ऑफ स्टैटिक जीके, बट इन एलिट as much importance that we accord to the current affairs, we need to give to static GK also. तो static GK जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया और ज्योग्राफी हो गया, ये मेन 4 पिलर्स होते हैं स्टैटिक जीके के. तो इनको अगर आप लोग ने डिसेंट कवरेज कर रखी है तो आपका काम आसानी हो जाएगा, आपको एक तरीके से कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं फेस करनी होगी. नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि क्लैट में जब आप लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं, करंट अफेयर्स की आपने तैयारी कर रखी है, तो करंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना है. अच्छा, अब क्लैट का एग्जाम देखा होगा आपने, तो बहुत ही मेन स्ट्रीम टाइप के क्वेश्चंस, बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही इतने ज्यादा टॉक्ड अबाउट या एकदम यू कैन से द हीटेड इश्यूज ऑफ डिस्कशन व्हिच वर देयर इन न्यूज, चाहे आपका ट्रम्प के टैरिफ्स हो चाहे आपका सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर हो, सिमिलरली द crash of a plane, Air India plane in Ahmedabad, all these were so talked about topics कि जब ये टॉपिक आए तो हमको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं महसूस हुआ. तो एक बात और ये मत समझिएगा कि अब एलिट में भी सारे एकदम बड़े बड़े और कॉमन टॉपिक्स आएंगे. तो जो अपने नोट्स हैं, जो आप लोगों ने पढ़ाई किए हुए हैं, डेली जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर की कवरेज कर रखी है, उसके रिवीजन थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि जब आपने क्लैट के लिए पढ़ाई किया होगा, आई एम श्योर यू वुड हैव रिवाइज्ड इट मल्टीपल टाइम्स, तभी जाके आप लोगों ने क्लैट में इतने अच्छे से कर पाए हैं. तो उसमें ज़्यादा नहीं करना है, करंट अफेयर्स में बस उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना है और बाकी जो पेरिफेरल टॉपिक्स हैं उनको एक बार थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है? नंबर 1. नाउ कमिंग टू द अदर थिंग इन द सेंस दैट जो हमारा स्टैटिक जीके वाला पार्ट है. अब देखिए स्टैटिक जीके में शुरुआत से ही एक चीज जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पॉलिटी इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके, एंड द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके इज हिस्ट्री, ठीक है? तो पॉलिटी और हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को पहले कर लीजिएगा, ठीक है? इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी यू कैन हैव इन द, you can say subsequent to that. I'm not saying economy and geography are not important. I just mean to say that the first priority should be to cover polity. अब देखो पॉलिटी की जहां तक बात करते हैं तो आप सबको पता है पॉलिटी इज प्रीटी मच derived from the Constitution of India. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की गवर्नेंस को लेके, इंडिया की गवर्नमेंट को लेके जो सिस्टम्स दिए हुए हैं कि भैया इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, तो इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा. सो इंडिया में अगर मान लो जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट हियर. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स which are aspects of general knowledge but they are derived from the Constitution of India, all of them will be featuring in polity. तो polity बहुत ज्यादा difficult नहीं होगा,
ठीक है। हाँ, पॉलिटी में कुछ ऐसे टाइनी बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर नॉट वेरी रिलेवेंट फ्रॉम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, वो हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन वाले एस्पेक्ट्स कवर कर लेना है, क्योंकि जनरली जब हम लॉ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ते हैं, तो हम फोकस करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, and the appointment of judges and this and that, so all of those are very much important. but अब मान लो फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाए कि राइट टू एजुकेशन इंडिया में कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो साल 2002 में आया, उसके थ्रू राइट टू एजुकेशन लाया गया इन आर्टिकल 21 कैपिटल ए। तो ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया, ऐसे ही जो बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं आपने वो याद कर लिए, राइट। इंडिया में जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, राइट, तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का कॉम्पोजिशन, उनका चीफ कौन है, तो क्या है, क्या डिटेल्स हैं, वो सब हो गया। तो ये सारे एस्पेक्ट आप लोगों को पॉलिटी में हो जाएंगे, ठीक। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो इतना तो आप सबको पता होगा पहले से भी, जिनको नहीं पता है तो वो भी जान जाएं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं जस्ट टू फैमिलियराइज देमसेल्फ, जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ दिस एग्जाम, और अगली साल वो लोग अच्छे से देंगे। तो उन बच्चों के लिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। जो सबसे पुरानी हिस्ट्री है, दिस इज योर एंशिएंट हिस्ट्री। फिर आपकी बीच वाली हिस्ट्री जिसमें आपका द रूल ऑफ राजपूत्स, फिर जो आपका मुगल एरा था, फिर जो विजयनगर एम्पायर, ये सारी जो चीजें हैं वो सब आपका कहाँ गया, मिडिवल हिस्ट्री में आ गया। और जो लेटेस्ट हिस्ट्री है जिसमें यूरोपियंस की जो इंडिया में एंट्री हुई, फिर इंडिया में जो मुगल रूल का डिक्लाइन हुआ, मराठास का राइज हुआ, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रसल हुए, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नेशनल फ्रीडम, ये सारी चीजें जो सारी चीजें होती है, नेशनल मूवमेंट होता है, फ्रीडम स्ट्रगल होती है, ये सारी की सारी चीजें मॉडर्न हिस्ट्री में है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे, देखो हिस्ट्री इन जनरल इज इंपॉर्टेंट, बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज इन हिस्ट्री आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट प्रायर इशू दैट वी नीड टू कवर इज मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है सबसे पहले ही, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर मैं आपको बोलूं तो जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जो नेशनल मूवमेंट रहा है, उस पे खास फोकस करके आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, फ्रीडम स्ट्रगल में आप लोगों को जो हमारे रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, सो फ्रॉम द रिवोल्ट ऑफ 1857 अप अंटिल 1947 जब इंडिपेंडेंस हुआ, इसमें सारे जो लैंडमार्क इवेंट्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि 1857 में रिवोल्ट हुआ, फिर जाके 1885 में कांग्रेस बनी, फिर आप देख रहे हो कि 1900s की शुरुआत से ही 1904 वगैरह के आसपास से ही आप लोगों का जो ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी शुरू हुई, तो 1905 में जाके स्वदेशी मूवमेंट आ गया, राइट। अब स्वदेशी मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम एकता आ गई, तो उसको दूर करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें की गई थी, आपको पता है। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट जब स्वदेशी मूवमेंट आया, तो स्वदेशी मूवमेंट के भी ऊपर जाके इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग बनवा दी ब्रिटिशर्स ने, राइट। फिर 1909 में आपको पता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम आ गया थ्रू द इंडियन काउंसिल्स एक्ट, राइट। एंड देयर आफ्टर यू हैड द वर्ल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ, गदर मूवमेंट हुआ, फिर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए 1915 में, 1916 में चंपारण सत्याग्रह, तो ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। फिर 1920s के आसपास आके 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हो गया, बिकॉज ऑफ द जलियांवाला बाग एंड अदर इश्यूज वी स्टार्टेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आल्सो, राइट। सो उसके बाद हम लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस किया, फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फिर कैबिनेट मिशन, फलाना ठिकाना, मतलब कहने मतलब जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क इवेंट्स रहे हैं, इनको ट्रेस कर लोगे ना, तो इनके अगल बगल की चीजों के साथ आप इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हुए आगे निकल जाओगे। ऐसा मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि इट्स वेरी ऑब्वियस दैट इन द मैटर ऑफ 2-3 डेज आप एक्सटेंसिवली तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन काम की जो चीजें हैं वो कवर हो जाए, दे विल सर्व आवर पर्पस। तो कोशिश कीजिएगा जो कोर टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स के अराउंड जो चीजें हैं वो पढ़ लें, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस वहां से आए। तो इस चीज के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ लेंगे। कोशिश ये करेंगे कि बहुत ज्यादा समय अब आपको हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास बाकी टॉपिक्स भी हैं कवर करने को। बट अगर जो भी आपके पास अभी से 5-6 घंटे हैं हिस्ट्री को देने के लिए एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको ये काम कर लेना है, ठीक। देन वी कम टू इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी, फॉर एग्जांपल टैक्सेशन, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, और आपका जो बैंकिंग फंक्शंस हैं, जैसे रेपो रेट क्या होता है, ये सब क्या होता है, इसके बारे में जानना है। सिमिलरली रेपो रेट वगैरह के जो इकोनॉमी के टॉपिक्स हैं, ये आप लोगों के करंट अफेयर्स वगैरह में भी कवर होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है,
जो हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, वही रेपो रेट को चेंज करती है। और वो न्यूज अक्सर आप लोग देखोगे पेपर्स में हमको मिलती है, हर 2 महीने पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिल रही है, रेपो रेट में चेंजेस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ते हुए भी आए हैं। सो दैट विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कवर एंड रिवाइज वंस, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा। इकोनॉमी में करंट अफेयर्स और स्टैटिक का मिक्स करके ही देते हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना है। और ज्योग्राफी की जहां तक बात है, तो ज्योग्राफी में जो बेसिक सी चीजें हैं, इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ले लें, ठीक है। साथ ही साथ अगर कोई आप देख रहे हो कहीं भाई कोई साइक्लोन आ गया, कहीं कोई वॉल्केनो इरप्शन हो गया, कहीं कोई अर्थक्वेक आ गया, तो ऐसे जो बड़े और आप बोल सकते हो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनके बारे में भी आप जान सकते हो, इनके बारे में भी आप देख सकते हो। ओके, तो ये जो होगा ये स्टैटिक का पार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। और बाकी जैसे मैंने आपको बोला करंट अफेयर्स जो है, करंट अफेयर्स तो आपका मोर और लेस उसी तरीके से कवर होगा, टॉपिक्स वही होने वाले हैं जो कि अपने क्लैट में थे। ओके ओके, जो अपने क्लैट में थे वही होने वाले हैं। अब आगे हमको जस्ट अ सेकेंड, आगे हमको जो एग्जाम के पैटर्न की बात है, पैटर्न आई एम श्योर यू ऑल वुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ इट। 30 नंबर आएगा आपका जीके और करंट अफेयर से, तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी सिग्निफिकेंट चंक है व्हेन इट कम्स टू यू नो जीके एंड करंट अफेयर्स, वेयर वी कैन वर्क एंड वी कैन गेन अ लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर आवर अदर कॉम्पिटिटर्स। ओके, so this was just a short interaction with you just to reassure you कि जो आपने करंट अफेयर्स की पढ़ाई की हुई है वही काम आने वाली है। और आपका जो जीके है, जीके में जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। ओके, सो करंट अफेयर्स एंड जीके फॉर A-Lit will be pretty much covered under this only, and you all can be assured that the hard work you have put in for the past 1 year, it is going to bear fruits. So with all your confidence and with the best of your comfort, prepare for the exam. And if in case you are having any doubts, any issues, our team is constantly in touch with you. Please share all your issues so that we can give a very quick and an effective response to all your concerns. Okay, so thank you guys, keep on learning and all the best.